ज्योति से पूछताछ के दौरान उसका बड़ा कबूलनामा सामने आ चुका, जिसमें ज्योति दानिश से मिलने से लेकर ज्योति के जासूसी तक का पूरा किस्सा जांच एजेंसी के सामने आया। तो आज सबसे पहले आपको ज्योति द आईएसआई एजेंट के 10 बड़े अपडेट जानने चाहिए। पहला अपडेट यह कि आईएसआई एजेंट अली हसन के संपर्क में ज्योति रही। अपडेट यह कि पाकिस्तान में कई आईएसआई एजेंट थे जिनसे कि ज्योति की मुलाकात हुई और पाकिस्तान में ज्योति शादी करना चाहती। ज्योति बॉर्डर इलाके की जासूसी करती थी। राजस्थान से लेकर कश्मीर और वहां से बंगाल तक की रेकी ज्योति ने की। पिछले 4 महीनों में यानी लगभग 120 दिनों में 30 से ज्यादा शहरों में ज्योति गई। यानी हर शहर में लगभग 4 दिन का सफर ज्योति ने तय किया। पाकिस्तान से मिलने वाले इशारों पर, पाकिस्तान से मिलने वाले इनपुट्स के आधार पर ज्योति पूरी अपनी वीडियोस बनाती थी। पाकिस्तान में वीडियो ट्रेनिंग ज्योति को मिली कि कैसे शूट करना है, कहां शूट करना है, किस एंगल से शूट करते हुए किस तरह की जानकारी देनी। 4 अलग अलग बैंक अकाउंट्स ऐसे मिले अभी तक जो ज्योति के नाम से चल रहे हैं। एक अकाउंट में दुबई तक से ट्रांजैक्शन हुआ। यह सब ज्योति के बारे में जानकारी। लेकिन आज पहली बार ज्योति का कबूलनामा भी सामने आया, जिसमें ज्योति ने बताया कि कैसे ज्योति दानिश के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंची और कैसे दानिश ने ज्योति को आईएसआई के नेटवर्क का हिस्सा बनाया। ज्योति कैसे पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान में ज्योति की किस किस से मुलाकात हुई, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। ज्योति जासूसी, जिसका पाकिस्तान प्रेम अब जग जाहिर हो चुका है। ज्योति रहने वाली तो हिसार की, लेकिन पाकिस्तान के इशारों पर हिंदुस्तान से गद्दारी करने में उसे जरा भी शर्म नहीं आई और उसका एक एक वीडियो इस बात की गवाही देता है। ज्योति ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर देश के बॉर्डर वाले हिस्सों में जाती थी, वहां लोगों से मिलती थी और उसकी URL आईडी अपने YouTube अकाउंट समेत आईएसआई हैंडलर्स को भी भेजती थी। लेकिन गैंग्स ऑफ गद्दार के इस लीडर का खेल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ज्योति ने खुद कबूल किया है कि उसके रिश्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हैं और उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। ज्योति ने खुद बताया है कि वो दानिश से मिली और फिर पाकिस्तान की जासूसी गैंग में शामिल हो गई। भारत से गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस और जांच एजेंसियों को बताया है, मेरा ट्रैवल विद जो के नाम से YouTube पर चैनल है। मेरे पास पासपोर्ट है और मैं साल 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां मेरी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। मैंने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया था, फिर मैं उससे बात करने लगी थी। यानी अब ज्योति दानिश के ट्रैप में फंस चुकी थी और यहीं से दानिश का असली खेल शुरू हुआ। यानी ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को आईएसआई एजेंट बनाने की पूरी कहानी। ज्योति ने अपने कबूलनामे में आगे कहा है, दानिश के कहने पर मैंने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। मैं दानिश के कहने पर उसके जानकार अली हसन से भी मिली थी। वहाँ अली हसन ने मेरे रुकने और घूमने फिरने का इंतजाम किया था। ज्योति ने अपने कबूलनामे में पाकिस्तान का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिली और उनके टच में रही। पाकिस्तान में अली हसन ने मेरी पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई। वहाँ पर ही मैं शाकिर और राणा शहबाज से भी मिली थी। मैंने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया था और मैंने मोबाइल में शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया ताकि किसी को शक न हो। फिर मैं वापस भारत आ गई। ज्योति की एक एक गवाही इस बात की तस्दीक कर रही है कि ज्योति पूरी तरह से पाकिस्तान के ट्रैप में आ चुकी थी। उसने हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी के लिए हामी भर दी थी। अपने कबूलनामे में ज्योति ने यह भी बताया कि पाकिस्तान से आने के बाद वो दानिश के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में लग गई। ज्योति ने कबूल किया है, मैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी से लगातार संपर्क में रही और भारत विरोधी खबरें भेजने लगी। मैं पाकिस्तान में हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से काफी बार मिलती रही। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान के साथ इमोशनल कनेक्शन है। दरअसल ज्योति का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी अली हसन को इमोजी भेजते हुए लिखती है कि पाकिस्तान में उसकी शादी करवा दे। इसके साथ साथ ज्योति के एक अकाउंट में दुबई से पैसे ट्रांसफर हुए। अब जांच एजेंसियां उसके तमाम अकाउंट्स को खंगाल रही है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके अकाउंट में कहां-कहां से पैसे आए। और बस तभी से ज्योति पाकिस्तान के इशारों पर नाचने लगी। पाकिस्तान में बैठे साजिशकर्ताओं के कहने पर वो हर उस जगह पर जाती जहां जाने की डिमांड पाकिस्तान से की जाती थी। इस जासूसी के एवज में ज्योति पर पैसों की बारिश होने लगी। उस तक पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसा पहुंचने लगा। उसे VIP ट्रीटमेंट मिलने लगा। 5 स्टार होटल में तमाम सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक मुहैया कराई जाने लगी, जिसकी गवाही उसका एक एक वीडियो देता है।
दिल्ली से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान तक ज्योति खुफिया जानकारी जो पहुंचाती रही, जो आरोप लग रहे हैं, वो जानकारी कैसे पहुंचाती? तो ज्योति के उस मॉड्यूल का खुलासा आज राजनीति में करने जा रहे हैं। उसके अलग तरीके थे। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका था वीडियो ब्लॉग, जिसकी ड्यूरेशन औसतन आधे घंटे की होती थी। दूसरा तरीका था शॉर्ट्स, यानी छोटे वीडियोस जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट की लगभग होती रही। तीसरा तरीका था लाइव चैट के जरिए, जिससे ज्योति के पाकिस्तानी फैंस उससे लाइव सवाल पूछते थे। ज्योति हर जानकारी अपनी उसी लाइव चैट में साझा करती थी। खुलासा यह हुआ कि ज्योति ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके और पहलगाम की रेकी की। उसके बाद जब पता चला कि ज्योति पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर बाड़मेर भी गई और बॉर्डर वाले इलाके की पूरी जानकारी पाकिस्तान तक ज्योति ने पहुंचाई। और अब एक और खुलासा हुआ। अब खुलासा यह कि ज्योति पश्चिम बंगाल भी बहुत बार जा चुकी थी और 3 महीने पहले बैरकपुर के उस इलाके में भी गई जहां सेना की छावनी है। अब सुरक्षा एजेंसी ज्योति के बंगाल कनेक्शन की जांच कर रही है। जासूस ज्योति का बंगाल कनेक्शन क्या है? आईएसआई एजेंट ज्योति बैरकपुर क्यों गई थी? दुबई से ज्योति को किसने पैसा ट्रांसफर किया? ज्योति का बंगाल दौरा सवालों में घिरा। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा इस वक्त देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। ज्योति के जासूसी कांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब ज्योति का बंगाल कनेक्शन भी सामने आया है। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तारी के पहले ज्योति 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार बंगाल जा चुकी हैं। ज्योति के ब्लॉग में दमदम, बैरकपुर, हावड़ा समेत कई स्टेशन के वीडियोज हैं। ज्योति के पास कोलकाता हवाई अड्डे, रेलवे लाइन के बगल की झोपड़ियों, कंकूरगाछी ब्रिज, बाली ब्रिज और दामोदर ब्रिज की भी तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज्योति पश्चिम बंगाल की यात्रा क्यों कर रही थी? तो उसका सच आप भी जान लीजिए। दरअसल जिस बैरकपुर इलाके में ज्योति बिरयानी खाने गई थी, उसी बैरकपुर में सेना की छावनी भी है। सवाल है कि क्या ज्योति अपने पाकिस्तानी आका के कहने पर बैरकपुर छावनी की जानकारी जुटा रही थी? यह शक इसलिए है क्योंकि ज्योति 3 बार ट्रेन से कोलकाता आई थी। पिछली बार करीब 3 महीने पहले ही ज्योति कोलकाता गई थी और कोलकाता यात्रा के बाद ज्योति पाकिस्तान चली गई थी। अब सवाल यह है कि क्या ज्योति पश्चिम बंगाल सिर्फ घूमने आई थी या फिर पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी जुटाने यहाँ पहुंची थी? ज्योति के बंगाल वाले सबसे लेटेस्ट वीडियो में सौमित भट्टाचार्य नाम का एक शख्स भी नजर आ रहा है। अयोध्या में ब्लॉगिंग के दौरान ही ज्योति की उससे पहचान हुई थी और कोलकाता में सौमित्र ने ही ज्योति को जगह जगह घुमाया था। पता चला है कि कोलकाता पहुंचने के बाद ज्योति और सौमित्र एक साथ बैरकपुर के एक मशहूर बिरयानी शॉप पर भी गए थे। अब जांच एजेंसियां सौमित्र से भी संपर्क साध रही हैं ताकि कोलकाता में ज्योति के जासूसी प्लान को डिकोड किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्योति के बंगाल कनेक्शन की जांच के बीच ज्योति का दुबई कनेक्शन भी सामने आया। सूत्र बताते हैं कि पुलिस जांच के दौरान ज्योति के 4 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली। एक बैंक अकाउंट दुबई से भी जुड़ा था, जिसमें कि दुबई से ट्रांजैक्शन हुई। अब ज्योति के सारे बैंक अकाउंट्स की जांच हो रही है, ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है और पता लगाने की कोशिश है कि ज्योति के अकाउंट में पैसा कहां से आया और दुबई में ज्योति के कितने मददगार मौजूद थे। दुबई से पैसा ट्रांजैक्शन किया गया तो क्यों किया गया? लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर नए खुलासे हैं और अब इसी को लेकर आईएसआई एजेंट के साथ जो व्हाट्सएप चैट है वो भी सामने आई। इसमें ज्योति आईएसआई एजेंट अली हसन से पाकिस्तान में शादी करने की इच्छा जता रही है। इसके अलावा ज्योति के बैंक अकाउंट से भी खुलासा हुआ है। बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से लेकर व्हाट्सएप चैट तक सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है, सबकी तफ्तीश की जा रही है और ज्योति की किससे बात होती थी, क्या बात होती थी, ट्रांजैक्शन क्या होते थे, ये सारी डिटेल्स सामने आ रही है। एक तरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई की एजेंट बनी ज्योति को लेकर खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए इंडियन डेलीगेशन एक्शन में आ चुका। आतंकवाद के खिलाफ भारत अपने स्टैंड को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। साफ क्लियर स्टैंड भारत का है। भारत सरकार ने सीधा सटीक अभियान शुरू किया, एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इसका मकसद है दुनिया को बताना कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद का गढ़ बना और क्यों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने
और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूरी दुनिया को बताने के लिए भारत की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। भारत के इस अभियान का मकसद पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के सामने रखना है। जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में पहला डेलीगेशन दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है। इस पहले प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू के सांसद संजय कुमार होंगे, जो इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके अलावा इस डेलीगेशन में बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी, बीजेपी नेता ब्रजलाल, बीजेपी सांसद प्रदान बरुआ और बीजेपी के ही हेमांग जोशी भी शामिल हैं। इसके साथ ही टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास, कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद और राजदूत मोहन कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार के नेतृत्व में ये टीम 5 एशियाई देशों का दौरा करेगी, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल हैं। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना। भारत का ये अभियान दुनिया भर के करीब 33 देशों में चलाया जाएगा। एक दिन पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रतिनिधिमंडलों को इस बारे में ब्रीफ किया। उन्हें पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की मांग तक की पूरी जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों को बताया गया कि वे विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े 40 साल के इतिहास को उजागर करें। इस वैश्विक अभियान का उद्देश्य भारत के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखना है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना भी है। डेलीगेशन में जाने वाले सांसद और बाकी सदस्य दुनिया को ये भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचों के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसे खुद के खिलाफ हमला माना और उसके बाद पलटवार की साजिश रची, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के मदरसों में अब बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाए, यानी सेना के पराक्रम की वो कहानी जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। मदरसों में वीरता का पाठ पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जान सकें कि सरहद पर जो जवान लड़ते हैं वो सिर्फ यूनिफॉर्म वाले लोग नहीं, बल्कि हमारी रक्षा के लिए जान कुर्बान करने वाले असली नायक हैं। इस पर देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। ऑपरेशन सिंदूर को मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। बच्चों को सैनिकों का बलिदान और उनके शौर्य की कहानी बताई जाएगी। ये बड़ा फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया है। देहरादून में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। कहा, बच्चों के लिए देश का इतिहास जानना जरूरी है। हम अपने देश की सेना का हर तरह से स्वागत करेंगे। हमारी देश की सेना जो है वो हमारे लिए, हमारे खातिर ही जो है बॉर्डरों पे तैनात रहती है। हम चैन सुकून से है तो उन्हीं की बदौलत है कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हमारी सेवा के लिए लगे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को केवल मदरसे में नहीं बल्कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये हमारे हीरोज़ की गाथा है, ये एक्चुअल हीरोज़ हैं, ये बॉलीवुड स्टार्स की गॉसिप नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को मदरसे में पढ़ाने का हम स्वागत करते हैं और अपनी देश की सेना के जज्बे को, उनकी कुर्बानी को हम सलाम करते हैं और साथ में सरकार से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि बिल्कुल ये उनकी शौर्य गाथा को मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली में भी यही सुर सुनाई दिया, जहां मदरसों में राष्ट्र प्रेम की पढ़ाई का सभी ने स्वागत किया। ये देश के लिए और देश का हर बच्चा भी अपने वतन के लिए तैयार है और ये अच्छी बात है जो दानिश सरकार ने उत्तराखंड में ये बात करी है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा कदम है मुल्क के लिए और हमारे फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए। उनको वतन से मोहब्बत होगी और उनके अंदर भी वो शौक़ पैदा होगा कि हम भी आगे चलकर मुल्क की, अपनी कौम की हिफाजत करेंगे। एक चीज़ और है, क्या दिल्ली के भी मदरसों में या फिर दूसरे राज्यों के जो मदरसे हैं वहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, ताकि आगे हमारे आने वाले बच्चे ये फ्यूचर में इनके अंदर ये शौक़ पैदा हो कि हमें भी आर्मी में
आर्मी ज्वाइन करनी है और मुल्क की हिफाजत करनी है तो ये बहुत अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी फैसले को सराहा गया। लोगों ने कहा इस फैसले से तमाम मदरसों में तालीम ले रहे छात्र सैन्य बलों के शौर्य की कहानी से रूबरू होंगे। क्या आपके मदरसों में इस चीज के बारे में बताया जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को बिल्कुल पढ़ाया जाए और बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे आज के 2 साल के या 3 साल के बच्चे हैं, उनको कैसे पता चलेगा ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ था। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ था। इस तरीके से जो मदरसे में पढ़ाया जाएगा तो जनरल नॉलेज बढ़ेगी। ये बिल्कुल बताना भी चाहिए और जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों था। और अब बिहार की बारी। यहाँ से भी पॉजिटिव रिएक्शन मिला। लोगों ने कहा ये फैसला सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन सकता है। मैं तो कहूंगी कि पूरे देश के कॉलेज और स्कूल में भी सिंदूर का पाठ पढ़ाना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, ये अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति से जुड़ी हुई बात है, इसको पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। लेकिन मदरसे के साथ इसको और जगह भी लागू कीजिए। हम तो पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा सूरे मुल्क पढ़ता है, वो सीखता है कि देश से मोहब्बत क्या है, देश से मोहब्बत क्यों जरूरी है। तो बिल्कुल इसे करना चाहिए। सबको जानना चाहिए, सबको अधिकार है जानने का कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन साथ साथ सिर्फ मदरसा ही क्यों, बाकी जगह भी पढ़ाना चाहिए कि सबको पता चले। ऐसा अब सिर्फ अगर मदरसा में पढ़ाने दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही कि अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। साफ है कि उत्तराखंड सरकार का ये फैसला पूरे देश में तारीफें बटोर रहा है। मुस्लिम आबादी खुलकर कह रही है कि मदरसों में भी अब देशभक्ति की पढ़ाई जरूरी है और यही असली एकता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के बाद अब बात मिनी बांग्लादेश की, जो गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में। यहां तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। चंदोला झील के पास अतिक्रमण करके अवैध तरीके से लोगों ने एक छोटा सा शहर मानो बसा लिया था, लेकिन प्रशासन ने साफ किया कि अतिक्रमण और अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन है जो खाली कराने के लिए प्रशासन ने 75 बुलडोजर और 150 डंपर की मदद से अवैध निर्माण गिराया। प्रशासन ने 8000 से ज्यादा घरों को जमींदोज किया। इस कार्रवाई के लिए नगर निगम की टीम ने पूरे इलाके को 7 अलग अलग भागों में बांटा और अपने 350 लोगों को वहां डिप्लॉय किया काम करने के लिए। उसके अलावा 3000 सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति वहां ना बन पाए। अतिक्रमण के खिलाफ गरजते बुलडोजर और एक एक कर टूटता अवैध निर्माण। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। जहां अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे चरण का एक्शन लगभग पूरा होने वाला है और जल्दी 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त होने वाली है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यह अभियान चंदोला तालाब पर बसाई गई अवैध कॉलोनी के खिलाफ है, जिसे डिमोलिशन ड्राइव फेज 2 नाम दिया गया है और इसके तहत 2.5 लाख वर्ग मीटर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुल 10,000 से ज्यादा अवैध मकानों को गिराया जाना है, जिसमें 90% अवैध घरों को गिरा दिया गया है। पीले पंजे के प्रहार से मिट्टी में मिलाए गए ये मकान उन बांग्लादेशियों के थे जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। आप देख सकते हैं ये वही इलाका है, यानी कल जब मेगा डिमोलिशन ड्राइव हुई तो यहाँ कल तक कच्चे पक्के छोटे बड़े मकान यहाँ पर दिख रहे थे, लेकिन वो अब सारे नेस्तनाबूद हो गए हैं, डेमोलिश हो गए। ऊपर की तरफ आप अभी जो 2 बड़ी जेसीबी मशीन खड़ी हुई दिख रहे हैं और पीछे की तरफ एक मशीन अभी भी दिख रही है जिसमें से धुआं निकल रहा है। वहाँ पर थोड़ी देर पहले एक समुदाय का धार्मिक स्थल था, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक समुदाय का धार्मिक स्थल था जिसको भी गिरा दिया गया है। आज जहां खाली जमीन और मलबा दिख रहा है, वहां कल तक अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों ने कब्जा कर मिनी बांग्लादेश बना रखा था। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे सोची समझी साजिश के तहत झील के चारों ओर बांग्लादेशियों ने अपनी झुग्गियां बना रखी थी और धीरे धीरे इनकी आबादी कब्जा करते हुए पूरी झील को खत्म करने में लग गई थी। लेकिन प्रशासन ने एक्शन लेते हुए पूरे इलाके को कब्जा मुक्त कराने का फैसला लिया, जिसका नतीजा आपके सामने है।
सामने की तरफ देख सकते हैं एक धार्मिक स्थल है जिसकी चारों तरफ बड़े बड़े जो हिटाची मशीन है वो उसको तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग या किसी एक समुदाय के धार्मिक स्थल को ही निशाना बनाया जा रहा है। चंडोला तालाब में जितने भी वर्ग के या किसी भी समुदाय के जितने भी इल्लीगल जो धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उसके सामने यही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। ये कार्रवाई जितनी आसान दिख रही है, प्रशासन के लिए उतनी ही मुश्किल थी। सालों से कब्जा जमा कर बैठे लोगों ने इस बुलडोजर कार्रवाई का जबरदस्त विरोध किया। जी न्यूज की खबर का असर हुआ। कल रात 9 बजे डीएनए में खबर दिखाई थी ऑनलाइन पोर्टल्स पर बिक रहे पाकिस्तानी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेकर हमने खबर दिखाई थी कि जितने भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई अब इनके ऊपर की जाएगी। यानी जो अपील अपने डीएनए के थ्रू, अपने डीएनए प्रोग्राम के थ्रू जी न्यूज ने की थी, उसका असर भी आज दिखाई पड़ा। ऑनलाइन पोर्टल्स पर पाकिस्तान में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर खबर दिखाई और अब खबर ये सामने आ रही कि ऐसे जितने भी पोर्टल्स हैं जो कि पाकिस्तान में बने हुए प्रोडक्ट्स भारत में बेचते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने इस पर एक रियलिटी चेक किया जो आपको देखना बहुत गौर से चाहिए और ये बहुत जरूरी खबर है। भारत में पाकिस्तान की बात ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान से बहुत बुरी तरीके से पिट चुके पाकिस्तान, जिसकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही। अब हुआ क्या? अब पाकिस्तान का सिंध जल रहा है। अवाम ने मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सिंध में हालात कितने खराब हो चुके हैं उसकी तस्दीक करती हुई 5 तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद से सिंध में सिविल वॉर के हालात दिखाई पड़ रहे हैं। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं और नाराजगी इस कदर है कि सिंध में गृह मंत्री का घर तक जला दिया गया है। बाकी घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, सड़कों पर लूटमार है, दिन दहाड़े सड़क पर फायरिंग हो रही। प्रदर्शनकारियों ने पानी के लिए पूरा सिंध मानो सर पर उठा लिया और अब सिंध में पाकिस्तानी सेना को रोक करके प्रदर्शनकारी सिंध देश की मांग कर रहे हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक, पाक में सिविल वॉर की दस्तक, पानी मांगे अवाम, जल रहा पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने पानी रोका, पाकिस्तान में खून बहा। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद बिलबिलाए बिलावल हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान में खून जरूर बहने लगा। भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब पानी को लेकर खुद गृह युद्ध के भंवर में है और हाल ये कि पानी के लिए पाकिस्तान में संग्राम है। सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, लोग बदहवास हैं, लेकिन फायरिंग नहीं रुक रही। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तस्वीर। आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि सिंध के 9 शहरों फिरोज में पानी के लिए गोलीबारी, एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान मोहताज हो चुका है और अब उसी पानी के लिए पाकिस्तान की आवाम खून बहाने के लिए आमादा है, और वो भी उस सूबे में जहां है सरकार बिलावल भुट्टो की। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अब दूसरी तस्वीर देखिए जहां सिंध में हालात इस कदर बिगड़ गए कि आवाम को कंट्रोल करने के लिए सड़क पर सेना उतारनी पड़ी। लोगों को समझाने की कोशिश है लेकिन फायरिंग जारी है। ये तीसरी तस्वीर जहां प्रदर्शनकारी सिंध के गृह मंत्री के घर में घुस गए, हाथों में लाठी डंडे हैं, तोड़-फोड़ है। पानी की कमी से भड़के लोगों ने गृह मंत्री के घर को आग लगा दी। यानी बिलावल भुट्टो की सरकार से लेकर मरियम शरीफ की सरकार तक हर जगह हाल यही है। सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान के सिंध में पाकिस्तान के लिए पानी के लिए त्राहिमाम है। सिंध का पानी नहर प्रोजेक्ट के जरिए पंजाब भेजा जा रहा है, जिसका विरोध सिंध कर रहा है और अब पंजाब और सिंध के लोग आमने सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत यहीं तक नहीं। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक का प्लान तैयार किया। बलोच नेता मीर यार बलोच ने जनरल मुबीन के दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तालिबान सरकार कुनार नदी पर डैम बनाने जा रही है और ये बांध बनते ही पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ेंगी। जनरल मुबीर ने लोगों से अपील की कि पानी हमारा खून है और अपना खून हम किसी के नसों में नहीं बहने देंगे। हमें अपने पानी को रोकना होगा, इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी, हम अपनी खेती में पैदावार बढ़ाएंगे। दरअसल 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है, पाकिस्तान में जलालाबाद के पास काबुल नदी से मिलती है। यही है पाकिस्तान का दूसरा अहम जल स्रोत।
मगर भारत की वाटर स्ट्राइक से बिलबिला रहे पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध के बाद हालात और खराब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो पाकिस्तान के सिंध का है, लेकिन वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, वीडियो में जो सुनाई दे रहा है, वो किसी भी देश की सेना के लिए बहुत शर्मसार करने वाला है, क्योंकि वीडियो में सिंध के लोग मुनीर फौज को अपना दुश्मन बता रहे हैं, फौज की गाड़ियां रोक रहे हैं, गाड़ियां रोककर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने आर्मी स्कूल की बस पर हमला कर दिया। तो सवाल उठता है कि इस बार पाकिस्तान कितने हिस्सों में टूटने वाला है। बलूचिस्तान के बाद सिंध में आजादी की मांग। पाकिस्तान के 4 राज्य चले बांग्लादेश की राह। इस्लामिक आतंकियों का अड्डा बन चुके पाकिस्तान एक बार फिर टूटने के कगार पर है, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद अब सिंध में भी अलग देश की मांग तेज हो चुकी है। भारत पर जीत का ख्वाब देखने वाली पाकिस्तानी आर्मी सिंध में बेइज्जत हो रही है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं और पाकिस्तानी आर्मी को अपना दुश्मन बताते हैं। इंडियन आर्मी से मार खाकर लौट चुके पाकिस्तानी अब घर में भी इज्जत के हकदार नहीं रहे। आवाम दुश्मन बताती है, फौज की गाड़ियां रोककर गालियां दी जा रही हैं, वीडियो बन रही है, मुनीर फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और अलग देश की मांग हो रही है। सिंध के लोगों का आर्मी के खिलाफ एक गुस्सा पंजाबी मुसलमानों का पाकिस्तान पर एक तरफा कब्जे की वजह से है, क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान के संसाधन को अपनी जागीर समझते हैं और इसलिए बाकी जगह गुस्सा है। सिंध देश की मांग होने की 2 बड़ी वजह। पहला, आर्मी, क्योंकि आर्मी के साथ साथ पाकिस्तानी सरकार में भी बड़े पदों पर पंजाबियों को नियुक्त किया गया और बाकियों को हाशिए पर। विरोध हुआ तो पंजाबी मुसलमान बर्बरता करते हैं। दूसरी वजह, पाकिस्तान को हर चीज में तरजीह देना। जब भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तानी सरकार और आर्मी ने मिलकर सिंध का पानी पंजाब डाइवर्ट किया, जिसका विरोध हुआ। सिंध में आजादी की मांग है तो खुद को आजाद घोषित कर चुके बलूचिस्तान में आर्मी स्कूल की बस पर आत्मघाती हमला हुआ। हमला इतना भयानक कि पूरी बस खाक हुई। हालांकि किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दावा ये कि इसमें बलूच विद्रोहियों का हाथ हो सकता। और ये सुसाइड अटैक उस वक्त हुआ जब आर्मी स्कूल की बस बच्चों को ले जा रही है, तभी बम से लदी कार ने बस को टक्कर मारी। जोरदार धमाका हुआ, 4 बच्चों की मौत हुई, 38 लोग घायल हुए। पाकिस्तान में आर्मी स्कूल की बस पर हमला और सिंध में आर्मी का काफिला रोककर मुनीर की फौज को जिस तरीके से पाकिस्तान ने बेइज्जत किया, ये तस्वीरें, ये हालात बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द कई टुकड़ों में बंटने की संभावना है। उसके पीछे की वजह बताता हूं आपको, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाब के खिलाफ बाकी के राज्यों में जो गुस्सा है, जो असंतोष है, वही एक बड़ी वजह लग रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में कई बांग्लादेश बनने वाले हैं। उसको मैप के जरिए समझाता हूं आपको। पाकिस्तान के 4 स्टेट हैं, जिनमें सबसे बड़ा स्टेट जो है वो बलूचिस्तान है और जो पाकिस्तान का करीब 44% हिस्सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। बलोच पिछले 70 सालों से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। बलोच ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने 70 साल पहले धोखा किया था। दूसरा राज्य है सिंध, जहां 1950 से सिंध देश के लिए अलग आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान से अलग होने के लिए बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक जैसे ही बढ़ चुके हैं। खैबर में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का टारगेट बन चुका है। पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंक देना, शरिया नाफिज करना इकलौता मकसद है। इसलिए टीटीपी पहले से पाकिस्तानी पंजाबियों का दुश्मन बन के बैठा है और पाक आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। ये बड़ी वजह है। और इन 4 राज्यों के अलावा जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके का दर्जा दिया जाता है। पीओके को लेकर भारत एकदम साफ कर चुका है, साफ लाइन है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी और पाकिस्तान जो आतंकवाद प्रायोजित करता है उसको लेकर होगी। नहीं तो अगर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की गई तो ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप देखना पाकिस्तान के लिए अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान से एक और खबर आई, जिसमें हारने का इनाम आसिम मुनीर को दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सेना का जनरल जिसकी अगुवाई में पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह हारा, जिसकी अगुवाई वाले ऑपरेशन में पाकिस्तान के एयरबेस खत्म हुए, जिसकी अगुवाई वाले ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट तबाह हुई, उसे शहबाज सरकार ने प्रमोशन दिया, फील्ड मार्शल बनाया। क्या उनका यही कदम पाकिस्तान में तख्ता पलट की नई कहानी लिखने वाला है? ये क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे की रिपोर्ट देखिए।
वैसे तो पाकिस्तान में जो होता है उस पर दुनिया हंसती है। न जाने क्या सोचता है वो देश, क्या करते हैं हुक्मरान। फैसले तो ऐसे कि खुद आवाम भी ये झटके सह नहीं पाती। कुछ ऐसा ही एक फैसला किया गया जिसमें जंग हराने वाले सेना के जनरल का प्रमोशन कर दिया गया। शायद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां फौज की जितनी बड़ी हार होती है उसे उतना ही बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ हुआ है, जिसे जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसके खुद के लोग भी उसके झूठ के आगे नहीं माने। और अब ये पैतरा खेला गया है जब आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि मुनीर को यह प्रमोशन तब दिया गया है जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, 9 आतंकी अड्डे मिट्टी में मिल गए, 5 से 7 जेट्स भारत ने गिरा दिए, एक भी मिसाइल अटैक सफल नहीं हो पाया, सैकड़ों ड्रोन भारत ने मार गिराए, एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया। और जब पाकिस्तान के अंदर तक भारत ने मिसाइलें गिरा दी। लेकिन भाई पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। इतना सब होने के बाद मुनीर को पद से हटाने की जगह फील्ड मार्शल बना दिया गया। आसिम मुनीर अयूब खान के बाद पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बना। पाकिस्तान में हार के बावजूद आसिम मुनीर का प्रमोशन पाकिस्तान में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान में यह तख्ता पलट का संकेत भी है। अब पाकिस्तान में शहबाज सरकार का नहीं, पूरी तरह से जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल होगा। अब जरा आपको इस घटनाक्रम के मायनों के बारे में भी समझाते हैं। प्रमोशन के जरिए आसिम मुनीर करारी हार को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसे फील्ड मार्शल बनाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की घंटी बजा दी गई है। आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल से 5 स्टार जनरल बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान में अब मुनीर का कद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बहुत बड़ा हो गया है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसका मतलब यह है कि फैसला मुनीर ने शहबाज शरीफ पर दबाव डलवा कर करवाया। शहबाज शरीफ ने अपनी कुर्सी को भी बचा लिया, क्योंकि वह वास्तव में पाकिस्तान को चलाता तो पाकिस्तान की सेना है। और शहबाज शरीफ साफ तौर पर जानते हैं कि सेना ने जंग हार दी है। इनको भी प्रमोट कर दिया गया, एक किस्म से उनको जय हिंद है, क्योंकि फील्ड मार्शल जैसे कि फील्ड मार्शल नेवर रिटायर, उनको सारे पर्क्स वक्त सब मिलते रहेंगे। चलिए अब आप समझिए आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल पद के प्रमोशन को क्यों पाकिस्तान में तख्ता पलट कहा जा रहा है। इसके लिए आपको पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के बारे में जानना चाहिए। पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अयूब खान की राह पर चल रहा है। अयूब खान पाकिस्तान के पहले सेना प्रमुख थे, जिन्होंने 1951 से 1958 तक ये जिम्मेदारी संभाली। वहीं जनरल मुनीर ने भी सेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल 30 से 5 साल करवा लिया। 1958 में अयूब खान ने तत्कालीन राष्ट्रपति सिकंदर अली मिर्जा को हटाकर सत्ता हथिया ली, जबकि मुनीर अब तक शहबाज शरीफ को चेहरा बनाकर अपनी सत्ता चला रहा है। 1959 में सेना पर पकड़ ढीली पड़ने पर अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद मुनीर की पकड़ भी सेना में कमजोर हुई, इसलिए शहबाज पर दबाव डालकर जनरल मुनीर ने फील्ड मार्शल की उपाधि ले ली। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध अयूब खान की दिमाग की उपज था। इसी तरह पहलगाम हमला और उसके बाद भारत पाकिस्तान का संघर्ष जनरल मुनीर की साजिश का नतीजा था। अयूब खान और मुनीर दोनों ही अपनी हार को जीत बताते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ मुखौटे के तौर पर पाकिस्तान की सत्ता संभालते दिख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने जो तबाही मचा रखी थी, वो सीज़फायर के बाद फिर एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान में रात के शहंशाह का खौफ तारी है। जो मौका पाते ही शहंशाह भारत के दुश्मनों को और आतंकियों को ठिकाने लगा। पहलगाम हमले के जिम्मेदार लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ ने ली थी और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ मोर्चा खोला और सैफुल्लाह के बाद अब लश्कर के को-फाउंडर अमीर हमजा पर हमला किया, जो अंतिम सांसें गिन रहा है। लश्कर के आतंकियों में शहंशाह का टेरर, सैफुल्लाह ढेर, हमजा पर हमला, हाफिज का नंबर अगला। पाकिस्तान ने जिन सपोलों को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए पाला था, पहले तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करीब 100 आतंकियों को ढेर कर दिया, लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। मगर अब पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लश्कर के आतंकियों और उनके आकाओं को ठिकाने लगाने के लिए अननोन गनमैन काम पर लग गया है। शहंशाह ने एक बार फिर लश्कर को बड़ा झटका दिया है। इस बार लश्कर के को-फाउंडर
आतंकी अमीर हमजा को निशाना बनाया गया। हमजा की हालत गंभीर है और लाहौर के अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है।